नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए आज साइबर सिक्योरिटी की जो प्लेलिस्ट हमारी जो क्रिएट की गई है उसके अंतर्गत आज हम ये तीसरा वीडियो आप सभी के लिए अपडेट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी को। वैसे इसकी मतलब ये जो कंसेप्ट है वो आपको पता होगा, कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पर जो है ब्रीफली एक बार अपन फास्ट वे में इनको रिवाइज करने वाले हैं। इसी के साथ हम पिंग, टीसीपी, यूडीपी, 3 वे हैंडशेकिंग के बारे में जानने वाले हैं, और जो भी कॉमन पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। आपको एक बार और बात बताना चाहूँगा मैं कि अगर आप इनके फुल कोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो enviraeducation.com पे विजिट कर सकते हो। अगर आप किसी भी DSSB, KVS, EMRS, ठीक है, राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो IT रिलेटेड हर वैकेंसीज के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट मटेरियल जो है enviraeducation.com पे जो है PDF और वीडियो कोर्सेज के माध्यम से दिया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज को लेकर। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है पहले तो वो समझो। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आपका एक जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटरों, जो भी कंप्यूटर्स यानी जो नोड है, कंप्यूटर में जुड़ा हुआ प्रत्येक जो कंप्यूटर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो उन नोड का अरेंजमेंट किस बेस पर किया गया है, ठीक है, उन नोड का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है उसको अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी फिजिकल और एक होती है आपकी कौन सी, लॉजिकल। ध्यान रखना, फिजिकल का मतलब होता है कि ये आपको बताएगी कि एक आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में ये कंप्यूटरों को ऑर्गेनाइज यानी फिजिकली यहाँ पर ये किस प्रकार से आपस में ये जो है मतलब फिजिकली इनको कैसे आपस में केबल से जोड़ा गया है, कैसे वायरलेस जोड़ा हुआ है। तो ये कंसेप्ट तो आपको फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें बस, स्टार, रिंग और स्टार टोपोलॉजी को और हाइब्रिड ट्री वगैरह पढ़ेंगे। एक होती है आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी, जो कि ये बताते कि वो कंप्यूटर जो भी अरेंज किए वो आपस में इंटरकनेक्ट कैसे हुए हैं। तो उनका इंटरकनेक्शन जो होता है वो आपका अरेंजमेंट तो लॉजिकल बताता है, और फिजिकली आपका जो यहाँ पर उनका अरेंजमेंट है ना वो फिजिकल टोपोलॉजी बताती है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं अपन इनके टाइप्स को लेकर। तो पहला आता है यहाँ पर, ये सारे की सारी फिजिकल टोपोलॉजीज है, ध्यान रखना। पहला आता है आपका बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी की अगर बात करें तो पहला पॉइंट क्या रखा, ऑल स्टेशन आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल बैकबोन केबल। यानी इसके अंदर जितने भी जो आपके नोड होते हैं या स्टेशन होते हैं वो सभी एक सिंगल बैकबोन केबल। देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि ये मान लो कि ये हमारे पास में एक यहाँ पर ये केबल है, ध्यान रखना। इस केबल के साथ मान लो ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, मान लो। तो ये जितने भी स्टेशन है ना, ये स्टेशन है, देखो ये जितने भी स्टेशन है ना वो इस केबल के थ्रू जुड़े हुए। इस केबल को अपन क्या कहते हैं भाई, इस केबल को कहते हैं अपन बैकबोन केबल। क्या नाम से जानते हैं इसको? बैकबोन केबल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। और ये सारे के सारे क्या है, स्टेशन है, ध्यान रखना। और यहां पर ये जो है ना, ये यहां पर इनकी क्या है, ड्रॉप लाइन है। क्या है? ड्रॉप लाइन है। इस अगर इस केबल के अगर अपन एंडिंग सिरों पे देखेंगे दोनों साइड में यहाँ पर क्या लगा होता है, टर्मिनेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर क्यों लगाया जाता है? तो इस टर्मिनेटर का यूज होता है आपके सिग्नल की बाउंसिंग को रोकने के लिए। सिग्नल बाउंसिंग को रोकने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए अपन यूज करते हैं बस टोपोलॉजी का, ध्यान रखना। सेकेंडली आपका देखो इसके अंदर दिया हुआ है जितने भी नोड होते हैं वो डायरेक्टली ड्रॉप केबल के थ्रू, ये देखो ये ड्रॉप केबल होती है तो इनके थ्रू ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड होता है। तीसरा आता है मैसेज सेंड बाय वन मोड और रिसीव्ड बाय ऑल नोड। यानी इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये नोड है, इसके थ्रू जो भी डेटा गया ना वो इन सभी को यहां पर क्या होगा, रिसीव्ड होगा, ध्यान रखना। चौथा क्या होता है, कॉमनली यूज्ड इन 802.3 ईथरनेट। ध्यान रखना इसका यूज अपन 802.3 ईथरनेट और 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क के अंतर्गत अपन इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंपलर है, ठीक है, मतलब इजी है। इसके अलावा बैकबोन केबल जो होती है ना वो इसके अंदर एज अ सिंगल लेन के तौर पर क्या करती है, मतलब एक्ट करती है। लेकिन ये यूज कहां होती है, ये सभी इस डेटा को सभी में फैलाने के लिए यानी ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज होती है। तो ये होती है बस टोपोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट। अब बस टोपोलॉजी के अंदर कौन कौन से एक्सेस मेथड यूज होते हैं? तो इसके अंदर 3 प्रकार के एक्सेस मेथड है। पहला आता है आपका CSMA। CSMA का फुल फॉर्म परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो CSMA का फुल फॉर्म होता है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ध्यान रखना। अब देखो ये क्या करता है, ये इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी बाय कंट्रोलिंग डेटा फ्लो। ये डेटा फ्लो को कंट्रोल करते हुए जो डेटा की इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा की जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन है कि नहीं है, तो उसको इंश्योर करने के लिए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का यूज करते हैं। सेकंड आता है आपका CSMACD, जिसमें CD का मतलब होता है कोलिजन डिवीजन, ठीक है, कोलिजन डिटेक्शन सॉरी, और CSA मतलब वही कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो ये यहां पर आपका CSMACD क्या करता है, डिटेक्ट कोलिजन, स्टॉप ट्रांसमिशन
एंड रिकवर आफ्टर कोलिजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोलिजन को डिटेक्ट करके ट्रांसमिशन को रोक देता है। जैसे कोलिजन हुआ तो उसको डिटेक्ट करेगा और क्या करेगा, उस ट्रांसमिशन जो भी चल रहा था ना फाइल्स का, उसको रोक देगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी क्या करता है, रिकवरी करता। तो ये काम ऐसे चलता है इसके अंदर। अब अगर अपन बात करें सीएसएम में सीए की, तो सीए का मतलब होता है कोलिजन अवॉइडेंस। क्या होता है? कोलिजन अवॉइडेंस। तो ये क्या करेगा, ये कोलिजन को प्रिवेंट करता है। जब मीडिया आइडल हो जाता है तभी ये ट्रांसमिशन अलाउ करता है, ध्यान रखना। अब जब मीडिया, मान लो कि आगे वाला जो भी मीडिया वो अभी कोई भी ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तब ही जी डेटा भेजेगा। ऐसा नहीं कि डेटा भेजा जा रहा है उस पर भी ये डेटा भेज रहा है, नहीं। ये क्या करेगा, ये यहां पर आपके उसको अवॉइड कर देता है कोलिजन को, ठीक है, होने ही नहीं देता। क्योंकि ये भाई जब वो फ्री होगा ना तभी उस डेटा को भेजने की अनुमति देता है, बाकी देता ही नहीं है। तो ये इन तीनों के बारे में जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इसके एडवांटेजेस वगैरह आ रखे हैं। तो पहला एडवांटेजेस क्या हो सकता है? पहला, लो कॉस्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसमें हब की जरूरत नहीं होती है, नोड्स डायरेक्टली केबल से कनेक्टेड होते हैं, तो कम पैसा लगेगा आपका, कॉस्ट कम आएगा। सेकंड, मॉडरेट डेटा स्पीड इसके अंदर। तो कोक्सियल या फिर जो भी आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसके साथ ये 10 Mbps तक की स्पीड आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, 10 Mbps तक की। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात करोगे, थर्ड आपका आ रहा है फैमिलियर टेक्नोलॉजी, यानी इसका इंस्टॉलेशन हो या इसके ऊपर आने वाली जो भी प्रॉब्लम, यानी जिसको ट्रबल शूटिंग कहते हैं, तो उनको मतलब मैनेज करना आसान होता है इसके अंतर्गत। आगे अगला देखो, इसके अंदर आ रहा है लिमिटेड नोड फेलियर इंपैक्ट, यानी अगर एक नोड फेल हो जाए तो उसका इंपैक्ट दूसरों पे नहीं होता। ये देखो यहाँ पर जैसे डायग्राम में देखोगे अगर आप, तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, मान लो ये नोड कोई भी खराब हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये फेल हो गया, तो इसका इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाली पूरी केबल अगर मान लो बैकबोन केबल खराब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होगा, वो उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, यानी वो बंद हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस के अंदर देख लो, पहला आता है आपके एक्सटेंसिव केबल, ठीक है, सिंपल होने के बावजूद काफी केबल की इसके अंदर जरूर हो सकती है। सेकंड आता है इसका ट्रबल शूटिंग जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ध्यान रखना। केबल फॉल्ट लोकेट करने के लिए आपको स्पेशली जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसका ट्रबल शूटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। अगला, सिंगल सिग्नल इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली अगर मतलब एक साथ डेटा जाएगा ना आएगा ना ट्रांसमिशन होगा तो उसकी वजह से कोलिजन भी अकर होगा इसके अंदर। अगला आता है रिकॉन्फ़िगरेशन चैलेंजेस भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं, यानी नए डिवाइसेस को ऐड करने से आपका जो नेटवर्क है ना वो स्लो हो जाएगा। भाई मान लो आपके पहले नेटवर्क के अंदर 4 डिवाइस थे, अब 2 डिवाइस और जोड़ दिया, 1 डिवाइस और जोड़ दिया, इस जोड़ने से क्या होगा, उसकी स्पीड और कम होती जाएगी। अगला आता है एटेन्यूएशन इश्यू। एटेन्यूएशन इश्यू का मतलब होता है कि डिस्टेंस के साथ साथ जो भी आपके सिग्नल होते हैं ना वो लॉस हो जाते हैं। जितनी डिस्टेंस बढ़ती रहेगी ऐसे से आपका सिग्नल क्या होता है भाई, एक अगर एवरेज बात करें तो सिग्नल 100 मीटर की दूरी के बाद क्या होता है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये एटेन्यूएशन इसके अंदर होती है, तो इसमें रिपीटर की भी जरूरत पड़ सकती है। रिपीटर क्यों करते हैं, तो मैंने आपको नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट के अंदर बताया था कि जो भी आपका सिग्नल होता है वो कुछ दूरी तय करने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, उसकी सिग्नल स्पीड होती है वो लो हो जाती है, तो उसको वापस रीजनरेट, ध्यान रखना, डबल नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ये सिग्नल की स्ट्रेंथ थी तो ये कि ये सेम वापस इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर जनरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो अपन रिपीटर का यूज करते हैं। अगला ऑल डिवाइस, अगला देखो कंसेप्ट क्या आ रखा है इसके अंतर्गत। अगला यहाँ पर आपके एग्जाम्पल को लेकर देखें, यहाँ पर ऑफिस नेटवर्क यूजिंग स्विच। अब यहाँ पर आपके अगर आपका मान लो कि कोई भी हब फेल हो गया, आप उसके अंदर हब वगैरह यूज कर रहे थे, हब अगर मान लो आपका फेल हो गया उसके अंदर, तो भी आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, सारा का सारा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, वो डल हो जाएगा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर दूसरे टोपोलॉजी की, जिसका नाम है क्या, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, ये रिंग की फॉर्म में इस प्रकार से आपके जो नेटवर्क के अंदर नोड होता है ना वो कनेक्टेड होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से कनेक्टेड होता है इसके अंदर, ध्यान रखना। तो रिंग टोपोलॉजी की क्या क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है। पहला तो देखो इसका स्ट्रक्चर की बात करता है, स्ट्रक्चर क्या बोलता है इसका समझो। इसका स्ट्रक्चर पहला कहता है सिमिलर टू बस टोपोलॉजी बट विद कनेक्टेड एंड फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप, यानी बस टोपोलॉजी की तरह ही है लेकिन इसमें एंड्स को कनेक्ट करके क्लोज्ड लूप बनाया जाता है। क्लोज्ड लूप किसे कहा जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, तो नेबर क्लोज लूप किसे कहता है, जैसे मान लो कि ये आपका 1 नंबर डिवाइस है, ये इधर 2 नंबर डिवाइस है, ये इसका 3 नंबर डिवाइस है और इसका ये 4 नंबर डिवाइस है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक का नेबर क्लोज कौन सा है। पहले अपन इनको कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्लोज्ड लूप का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मैं अगर 1 नंबर का क्लोज्ड लूप याद करूं तो इससे कनेक्टेड कौन कौन से नोड है, तो एक तो है 4 नंबर और एक कौन सा है आपका 2 नंबर। तो 1 नंबर के क्लोज लूप कौन से हो गए, 1 और 4, सॉरी 2 और 4। इसी प्रकार से 2 की बात करूंगा तो कौन हो जाएंगे, 1 और 3। इसी प्रकार से 3 की बात करूंगा तो कौन होंगे, 4 और 2। 4 के लिए कौन होंगे, तो 1 और 3। तो इस प्रकार से इनके क्लोज लूप आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर क्लोज लूप जो होते हैं ना वो कनेक्ट होते हैं। अगला, डेटा एक इस डायरेक्शन में इसके अंदर फ्लो होगा। देखो, डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन
यूनिडायरेक्शनल जिसको कहा जाता है इन अ कंटिन्यूस लूप, जो भी कंटिन्यू, जैसे ये यहां पर गया फिर ये, यानी ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ये किस दिशा में भाई, ये इधर से गया तो ये आगे इसी दिशा में, ये भी आगे इसी दिशा में और ये भी आगे इसी दिशा में। अगला देखो, अगला तीसरा क्या आता है, नो टर्मिनेटेड एंड, इसके अंदर कोई टर्मिनेट होने के लिए कोई एंड है ही नहीं, क्योंकि वो तो आगे से आगे ट्रेवल करता रहेगा। ईच नोड इज इंटरकनेक्टेड, प्रत्येक नोड क्या है इसमें तो इंटरकनेक्टेड ही है ना। अगला डेटा फ्लो का बारे में देखो, यहाँ पर डेटा ट्रेवल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें डेटा जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करता है और जो नोड मैसेज रिसीव करता है तो वो नेक्स्ट नोड को क्या कर देता है, उसको रीट्रांसमिट कर देता है। आपको मैंने जब नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था, इसका और इन डेप्थ पॉइंट भी क्लियर करवाया था कि ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। इन केस मान लो कि अगर आपका ये वाला नोड खराब हो गया, ठीक है, फेल हो गया, तो फिर वो डेटा आगे जाएगा नहीं, तो फिर इसको क्या कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी इसको भेज सकता है। तो उस समय हम डबल रिंग की बात करते हैं, तो एक मान लो कि अगर खराब हो गया तो उसको वापस एंटी क्लॉकवाइज भेज सकते हैं। अगला, अब इसके क्या क्या कंसेप्ट आ सकते हैं, देखो एक्सेस मेथड के बारे में बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप गेट नेट किसी भी एग्जाम की बात करो तो वहां पर पूछते हैं कि एफडीडीआई किसका एक फेमस फॉर्म है, तो ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूल, ठीक है। तो ये यहां पर आपका इसका एक एक्सेस मेथड आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से मेथड है, देखो पहला आता है टोकन। इसके अंदर एक्सेस मेथड के तौर पर पहला आपको ध्यान रखना है, टोकन किसे कहा जाता है, तो टोकन एक प्रकार की सर्कुलेटेड फ्रेम होती है जो नोड्स के बीच में क्या होती है, बार बार पास होती रहती है। ध्यान रखना, टोकन एक ऐसा सर्कुलेटेड फॉर्म होगा जिसके बेस पर ये क्या होता है, आगे से आगे यहां पर ट्रांसफर करते रहते हैं। ध्यान रखना। चलो सेकंड क्या है, देखो इसके अंदर सेंडर मॉडिफाइज द टोकन विथ डिस्टेंस एड्रेस एंड, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेटा। तो इसमें जो सेंडर होता है वो टोकन को डेस्टिनेशन एड्रेस देता है, ठीक है। टोकन जब मैं मान लो ये डेटा भेज रहा हूं मैं, इस डेटा के साथ में क्या होगा, एक टोकन आईडी होगा। इस टोकन आईडी के होने से ये पता चलेगा कि भाई जैसे मान लो एक नंबर में भेजा है 2 नंबर को, तो 2 नंबर के पास जाने से ये पता चलेगा कि ये डेटा पर्टिकुलर किसका है, भाई 1 नंबर का है। तो भाई पता कैसे चला इसको, और 1 नंबर को कैसे पता चला 2 नंबर, तो इसके साथ में टोकन होगा ना, उसके साथ इसका डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा। अगला तीसरा, डेटा सर्कुलेट करता है जब तक कि डेस्टिनेशन एड्रेस तक आपका मैच ना हो जाए। मान लो इसने 3 नंबर को भेजना है, तो ये 2 नंबर के पास गया नहीं, मैच हुआ, आगे 3 नंबर के पास जाएगा। तो जब तक इसका मैच नहीं होगा ना डेस्टिनेशन, तब तक ये आगे भेजता रहेगा। अगला, रिसीवर एक्नॉलेज द सेंडर अपॉन रिसीविंग डेटा, यानी जो डेटा प्राप्त हो चुका तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। भाई आप व्हाट्सएप के ऊपर देखते हो, मैसेज सेंड करते हो, जब तक मैं मान लो कि मैसेज आपका सीन नहीं करूंगा तब तक आपके उस मैसेज के नीचे सीन नहीं लिखा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट मिला आपको कि भाई आगे वाले यूजर ने आपका जो मैसेज है वो चेक कर लिया या देख लिया है। तो ये हो गया आपका यहां पर इसका कंसेप्ट, जिसके अंदर हमने यहां पर ये रखा है। चलिए अगला कंसेप्ट देखिए। अगला पॉइंट आपका इसके अंदर आता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस बन सकते हैं। तो पहला एडवांटेजेस आपका बनता है इसके अंदर नेटवर्क मैनेजमेंट का। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉल्टी डिवाइस कैन बी रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्ब द नेटवर्क, यानी इसके अंदर नेटवर्क को बिना डिस्टर्ब किए जो भी फॉल्ट हो रखा है जो डिवाइस, उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। सेकंड आता है कॉस्ट इफेक्टिव, इन एक्सपेंसिव ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है इसमें कम से कम, ठीक है। अगला रिलायबिलिटी भी बनी रहती है, क्योंकि कम्युनिकेशन किसी सिंगल जो होस्ट होता है ना उस पर डिपेंड नहीं करता कि जब तक वो डेटा नहीं भेजेगा तब तक कुछ, लेकिन बस में क्या था भाई, वो मेन डिवाइस जब तक डेटा ही नहीं भेजेगा तो सबके पास आता ही नहीं था। अगला, तो उसके और इसके बीच में ये भी डिफरेंस है। अगला आता है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको पता CIA ट्राइड याद करवाया था मैंने आपको, कौन CIA ट्राइड याद करवाया था, उसमें अवेलेबिलिटी पढ़ाया था मैंने आपको। अवेलेबिलिटी आपको क्या बताता था वहां पर, ये बताता था कि जहां पर डेस्टिनेशन पर डेटा, मतलब यहाँ पर यूजर जो डेटा प्राप्त करने के लिए आ रहा है, क्या उस सर्वर पे वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। वो ए फॉर अवेलेबिलिटी यहाँ पर क्या करता था, इंश्योर, और आई था इंटीग्रिटी, जो डेटा की एक्यूरेसी को यहाँ पर क्या करता था, चेक करता था। ध्यान रखना, ठीक है। C जो होता है ना वो आपका क्या, ऑथराइजेशन को चेक करता था। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला आता है इसका ट्रबल शूटिंग, रिक्वायर्ड स्पेशलाइज इक्विपमेंट फॉर डिटेक्ट फॉल्ट। इसके अंतर्गत जो भी फॉल्ट होते हैं ना उसको पता करने के लिए स्पेशलाइज जो इक्विपमेंट होते हैं ना उनका आपको मतलब जरूरत पड़ सकता है इसके अंदर। तो ध्यान रखना, ये भी कंसेप्ट आपका इसके अंदर क्या होता है, ट्रबल शूटिंग को लेकर। अगला आता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ए फॉल्ट इन वन स्टेशन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। अब मान लो कि एक नेटवर्क है, उसके अंदर 1, 2, 3 और 4 ये चारों जुड़े हुए हैं। अब यहां से डेटा जाना, यही फॉल्ट होकर बैठ गया तो क्या डेटा आगे जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो ये चीज भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अगला आता है यहाँ पर आपका रिकॉन्फ़िगरेशन इश्यू, यानी एडिंग न्यू, नया डिवाइस जोड़ना है तो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है, और कोई डिवाइस फॉल्टी है उसको हटाना है तो भी इसके अंदर इश्यू है। अगला, डिलेज भी होता है इसके अंदर, ठीक है भाई। जो डेटा सेंडर से रिसीवर के बीच में जा रहा है उनके बीच में जो भी समय लग रहा था वो डिले भी आपको यहां पर क्या होगा, इसके अंदर प्रॉब्लम दे सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अब आता है C जो कि स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं अपन,
तो स्टार टोपोलॉजी को एक बार आप सभी ऊपर वाला जो है यहाँ पर 2-3 फुल फॉर्म जो आई थी इंपॉर्टेंट वो लिख लीजिए। FDDI का CIA का फुल फॉर्म लिख लो सबसे पहले। तो CIA का फुल फॉर्म क्या था, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, ये कमेंट करना है आप सभी को। CIA का फुल फॉर्म लिखिए एक बार सभी के सभी। एक और भी लिख लीजिए, जस्ट अभी मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था FDDI। इसको फुल फॉर्म, इस फुल फॉर्म को परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। FDDI वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। टोकन को लेकर जब भी रिंग की बात आती है ना, तब ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है। तो लिखो सभी, FDDI का मतलब होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। क्या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, ये लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसके अंदर यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट देखो भाई, अगला आता है यहाँ पर आपका स्टार टोपोलॉजी को लेकर। अब स्टार टोपोलॉजी के क्या क्या कंसेप्ट हमारे यहाँ पर एग्जाम को लेकर काम आने वाले हैं, समझो सबसे पहला। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये कुछ इस प्रकार से आपके मतलब एक स्टार का जो फॉर्म होगा ना वो कनेक्ट रहेगा ना। इसके अंदर क्या होता है, मेन हब भी यूज होता है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है भाई, हब भी इसके साथ यूज इसके अंदर होता है, ठीक है। चलो, मेन से जुड़ेगा, सॉरी, इससे और ये इससे, ऐसे। तो स्टार टोपोलॉजी का सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लो इसका। स्टार टोपोलॉजी में जो भी हर जो नोड होता है ना वो एक सेंट्रल डिवाइस है। ये देखो जो ये सेंट्रल डिवाइस है। स्टार टोपोलॉजी इज एन नेटवर्क अरेंजमेंट वेयर every node is connected to a central hub computer यानी सर्वर। the peripheral device are referred to as a client। तो स्टार टोपोलॉजी में जो हर एक नोड होता है वो सेंट्रल हब से, स्विच या कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। पेरिफेरल डिवाइस को इसके अंदर क्या कहा जाता है, क्लाइंट। ये पेरिफेरल डिवाइस है, देखो 1 2 3 और 4, और ये मेन इसका सर्वर और ये बाकी सब क्लाइंट। अगला कॉमन कनेक्शन मीडियम में, इसके लिए यहाँ पर RJ45 या कोक्सियल केबल का यूज कर सकते हैं। देखो ये कोक्सियल केबल या RJ45 केबल का यूज कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या की फीचर हो सकते हैं समझिए आसानी से। हब और स्विचेज आर, ठीक है, हब्स और स्विचेज आर द मेन कनेक्शन डिवाइस, यानी इसके अंदर मेन जो कनेक्टिंग डिवाइस होता है ना, हब या स्विच यूज कर सकते हैं। अगला, इट इज द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क टोपोलॉजी, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर नेटवर्क टोपोलॉजी मानी जाती है। इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, पहला तो एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग होती है इसकी। एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग मतलब होता है कि इश्यू को एक सेंट्रल पॉइंट पे रिसॉल्व किया जा सकता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता था भाई, लॉन्ग केबल इंपैक्ट करने से क्या होती थी, हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर मान लो कि कोई एक ये डिवाइस खराब हो गया तो इसको वापस ठीक कर सकते हैं, बाकी सब तो बराबर काम करेगा। नेटवर्क को कंट्रोल करना भी आसान है इसके अंदर। तीसरा, लिमिटेड फेलियर होता है इसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई एक सभी के सभी एक साथ जुड़े हैं, अगर एक केबल फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क तो इफेक्ट नहीं होगा ना। ऐसे फैमिली टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट इफेक्ट भी रहेगी। अगला, इजी एक्सपेंशन इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। नए डिवाइसेस को अगर आप ऐड करना चाहते हो पोर्ट के साथ तो बिल्कुल आसान कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्ट भी है क्योंकि कम से कम आपकी जो कम खर्चीली जो आपकी इनएक्सपेंसिव जो आपकी कोक्सियल केबल होती है वो यूज होती है। इसकी डेटा स्पीड की बात करें 100 Mbps तक की बैंडविड्थ के साथ ये सपोर्ट करता है, ध्यान रखना। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से बनेंगे, तो पहला आता है आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी अगर मेन डिवाइस आपका जो हब या स्विच खराब हो गया तो सारा का सारा नेटवर्क जो है ना वो फेल हो जाएगा। सेकंड, केबल का मैनेजमेंट करना, यानी लार्ज नेटवर्क में राउटिंग केबल्स मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे ये भी स्टार टोपोलॉजी क्लियर हो चुका है। अब लास्ट हमारा कंसेप्ट बचता है जो कि है मैश टोपोलॉजी को लेकर। मैश टोपोलॉजी क्या बताता है, तो मैश टोपोलॉजी आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला, यानी हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो मैश का ही एग्जांपल है। अभी हाल ही में वर्ष 2024 के अंदर 2 टोपोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहे थे, ठीक है। एक तो आपके लेन को, जिसको बस टोपोलॉजी भी कहते हैं, एक इसका, और एक आपका था कौन सा, मैश का। इनके कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे थे वो मैं आपको बताता हूं। अभी जो सूचना साई का 2024 के अंदर एग्जाम हुआ था सितंबर में, उसके अंदर था क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ने से सभी का आंसर गलत हो गया। वहां पर पूछा था कि सबसे कम रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है, जबकि हर एक ने, क्योंकि रिलायबल वर्ड आता है हमारे सबके माइंड में मैश टोपोलॉजी आती है, तो ध्यान रखना सबसे कम रिलायबल जो होती है ना, लेस रिलायबल, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा होता है लेस रिलायबल। तो लेस रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी, आपकी बस टोपोलॉजी है, ध्यान रखना। रीजन उसका ये है कि भाई जो डेटा है वो एवरी नोड के पास गुजरता हुआ फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, तो बीच में अगर डेटा ब्रीच हो गया तो फिर आपकी सिक्योरिटी गई। जबकि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आपस में इंटरनेट के अंतर्गत, तो इससे क्या होती है, सिक्योरिटी हाई रहती है, इसीलिए ये रिलायबल होती है। तो दोनों का ध्यान रखना। रिलायबल टोपोलॉजी की बात करें तो कौन सी होगी, मैश,
और अनरिलायबल की बात करें तो कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी, यानी कम रिलायबल की बात करेंगे तो वो होगी आपकी बस टोपोलॉजी। ध्यान रखिएगा, बस के जो आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सीबीआई के अंदर एग्जाम था आपका, ठीक है, आईबी के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, सॉरी, तो उसके अंदर आपको जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंदर आपको सवाल पूछा था, ठीक है, टाइप्स ऑफ बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजीज के टाइप्स आपको पूछे गए थे और मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि ये आपको याद रखना है, ठीक है। उस टाइम जो भी मैंने आपको शॉर्ट मैराथन जो क्लास ली थी उस टाइम बताया था मैंने आपको, तो ये भी आपके यहाँ पर इसके अंदर काम कर जाएगा। इसको भी आप एक बार अपने पास, मैं चाहूंगा कि सभी नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए सभी के सभी, ठीक है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंदर आपका क्वेश्चन था, इसका बस टोपोलॉजी के टाइप्स पूछे थे, तो मेनली इसके दो टाइप्स थे, कौन कौन से, एक थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड और एक थी आपकी कौन सी, लीनियर। ध्यान रखना, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड और लीनियर टोपोलॉजी होती है, दो बस के प्रकार, और ये जस्ट आपके सूचना साई के अंदर था आपका, ठीक है। लेस रिलायबल, ध्यान रखना, लेस रिलायबल तो होती है बस, हाई रिलायबल कौन सी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है। इसको रिलायबल टोपोलॉजी के लिए सबसे मेनली माना जाता है मैश को, लेकिन कम रिलायबल की बात करेंगे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, मैश बस टोपोलॉजी हो जाएगा। ध्यान रखना, ये तीन क्वेश्चन थे जो अभी 2024 के अंदर ट्रेंड करे थे, ये इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया था, इनको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। अगले देखिए, अब अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास में जो कि है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का एक और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था जो कि परीक्षा में आया था, n गुणा n-1 वाला फॉर्मूला, जो कि यहां पर मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, सॉरी, ये क्या बताता है, मैश टोपोलॉजी इज एन नेटवर्क अरेंजमेंट वेयर कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू एन रिडंडेंट कनेक्शंस, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी में जो भी कंप्यूटर्स होता है ना उनको मल्टीपल रिडंडेंट कनेक्शंस के थ्रू इंटरकनेक्ट किया जाता है। सेकंड क्या होता है इसके अंदर, इट हैज नो सेंट्रल हब स्विचेज और कंप्यूटर एक्टिंग एज अ कम्युनिकेशन पॉइंट, यानी इसमें कोई सेंट्रल हब स्विच या कंप्यूटर कनेक्शंस जो होता ना वो नहीं रहता, मतलब मेन सेंट्रली कोई कंसेप्ट इसमें रहता नहीं, ब्लॉकचेन की तरह। ध्यान रखना, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, पहले आती है मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड, एक मतलब जो दो नोड होते हैं उनके बीच में मल्टीपल पाथ है, वो किसी भी पाथ से ट्रेवल कर सकते हैं डेटा को। अगला, कॉमनली यूज्ड फॉर वैन एंड वायरलेस नेटवर्क, वैन और वायरलेस नेटवर्क में यूज करते हैं। तीसरा, इंटरनेट भी मैश टोपोलॉजी का एग्जांपल है, जस्ट अभी बता दिया था मैंने। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है जो कि इसके फॉर्मूला को लेकर है, तो नंबर ऑफ केबल्स की बात करें इसके अंदर नोड को लेकर, तो इसका नंबर ऑफ इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका n गुणा n-1 डिवाइडेड बाई 2, n गुणा, ठीक है, n ब्रैकेट वाला भी ले सकते हो, सॉरी, ये देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको, ये देखिए n, इसमें n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n गुणा n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके अंदर मान लो कि मैं पूछता हूं कि आपके पास 5 नोड है, तो टोटल कितने केबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो 5 गुणा 5 में से 1 घटा 2 बट्टा 2, कितना हो गया भाई, 5 गुणा 4 बटा 2, यानी कितना हो गया, 20 बटा 2। 20 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 केबल की जरूरत पड़ेगी, कितनी, 10 की। तो ये क्वेश्चंस भी आपका एज इट इज पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं सर। तो मैश टोपोलॉजी के दो मेन टाइप होते हैं, दो, एक होता है फुली मैश और एक होता है पार्शियली मैश, जिनको मैंने पूरा इन डेप्थ क्लियर करवाया था। ध्यान रखना, नेटवर्क की प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने उसके अंदर हर एक कंसेप्ट को पूरा इन डेप्थ क्लियर करवाया है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ। तो फुल मैश और एक थी पार्शियल मैश। फुल मैश में क्या होता है, हर नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन पार्शियल मैश में क्या होता है, पार्शियल मैश टोपोलॉजी में कुछ नोड्स को सेलेक्ट करके कनेक्ट किया जा सकता है जो फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट किए हुए हैं। वही मान लो कि इसके अंदर 5 नोड है, 5 नोड में अभी कुछ टाइम पहले जिस नोड है एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, मतलब डिस्कस किया है ना, या जो भी कनेक्शन लिए थे सिर्फ वही आपस में कनेक्ट होंगे। जो लॉन्ग टाइम से डिसेबल्ड है या जो कनेक्ट नहीं हुए हैं तो उनको यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं करता, इसके अंदर ध्यान रखना। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज आपकी इसके अंदर हो चुकी है। अगला कंसेप्ट की बात करते हैं। अगला कंसेप्ट आपका इसका कहता है, देखो ये दो टाइप्स याद रखना भाई, फुल्ली और एक होता है पार्शियल। अगला आता है एडवांटेजेस, इसके पहला आता है रिलायबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर देखो लिंक फेलियर डू नॉट डिस्टर्ब द ओवरऑल कम्युनिकेशन। एक लिंक खराब हो गया तो अपन दूसरे लिंक से डेटा भेज सकते हैं। मैंने बोला था मल्टीपल पाथ्स इसके अंदर होते हैं आपके, तो वो भी इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। सेकंड आपको क्या आता है इसके अंदर, सेकंड आता है आपका फास्ट कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन यानी डेटा ट्रांसफर बिटवीन नोड्स इज क्विकली। जो भी नोड्स होता है उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करना फास्ट होता है, क्योंकि बीच में कोई भी सेंट्रल डिवाइस वगैरह होता ही नहीं इसके अंदर। अगला आता है इजी रिकॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगर करना भी इजी होता है इसके अंदर।
अब आता है डिसएडवांटेजेस। पहला आता है हाई कॉस्ट, इसके अंदर रिक्वायर्ड मोर डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें बहुत ज़्यादा डिवाइसेज और ट्रांसमिशन मीडिया की जरूरत होती है। सेकंड आता है आपका कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, लार्ज नेटवर्क आर हार्ड टू मॉनिटर और मेंटेन। अगर बड़ा नेटवर्क है ना तो उसको मेंटेन करना, ठीक है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा हार्ड हो सकता है। अगला तीसरा आता है रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, यानी रिडंडेंट कनेक्शंस कैन लोअर नेटवर्क एफिशिएंसी। अगर जितने ज़्यादा इसके अंतर्गत जो डिवाइसेज कनेक्ट होंगे तो उससे क्या होगा, इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो लो होती जाएगी, ध्यान रखना। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। तो ये थी मेन जो टोपोलॉजीज थी, एग्जाम को लेकर भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले भी नेटवर्क प्लेलिस्ट में पढ़ाया था। अब देखो एक आपकी लास्ट बत्ती जो कि ट्री टोपोलॉजी होती है। तो ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो दो अलग अलग टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बस और एक स्टार टोपोलॉजी आ जाती है। ट्री टोपोलॉजी से टाइप ऑफ, मतलब अब इसमें जो भी गुण होंगे वो कौन से होंगे, ऊपर जो इनके बारे में पढ़ा था वही जिसके अंदर भी यूज होंगे। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेयर ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन हायरार्किकल फैशन। जो हायरार्किकल फॉर्म होती है ना उसके अंदर यहाँ पर ये कनेक्टेड होता है, ध्यान रखना। द टॉप मोस्ट नोड इन ट्री टोपोलॉजी इज नो आर रूट, यानी ट्री टोपोलॉजी में जो सबसे ऊपर नोड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको रूट नोड के नाम से जानते हैं। एंड ऑल अदर नोड आर द डिसेंडेंट एंड रूट नोड, ठीक है, जो भी इसके नीचे होते हैं वो इसके डिसेंडेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। देयर इज ओनली पाथ एग्जिस्ट, वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन नोड्स। इसके अंदर जो भी नोड्स होता है उनके बीच में सिर्फ एक ही पाथ क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है, जो कि चाइल्ड हायरार्की को क्रिएट कर रहा होता है। तो ये आपके सभी के सभी जो टोपोलॉजीज के कंसेप्ट थे वो पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर पिंग को लेकर। देखिए यहाँ पर पिंग जो एक प्रकार का कमांड है और टेस्टिंग डायग्नोस्टिक टूल भी माना जाता है। तो पिंग जो होता है ना वो एक डायग्नोस्टिक टूल होता है जो नेटवर्क पर एक होस्ट की रीच एबिलिटीज को टेस्ट करता है, ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या होता है, देखो मैसेज को जो भी राउंड ट्रिप टाइम होती है ना उसको भी मेजर करने के लिए यूज होता है। तो जस्ट अपन कई बार ट्राई भी करते हैं ना, पिंग लिख के आगे CMD के अंदर जाके अगर अपन कमांड के साथ पिंग और www.google.com, ये यहाँ पे जो भी आपका होस्ट है उसका नाम अगर आप लिख के इसके साथ सर्वर का इसके साथ लिख के अगर आप IP वगैरह जो भी लिख के एंटर करेंगे तो ये उसकी जो रीचेबिलिटी जो होती है ना वो आपको बताता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो देखो पहला कंसेप्ट आपका ये चीज तो ये आप लिख लीजिएगा कि पिंग जो होता है ना वो आपके नेटवर्क पर जो होस्ट की रीचेबिलिटी होती है ना उसको चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए ये राउंड ट्रिप टाइम का यूज करता है, RTT जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये काम कैसे करता है। तो पिंग जो होता है ना वो ICMP, एक ध्यान रखना, पिंग जो होता है ना वो एक ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। पिंग जो होता है वो एक ICMP मैसेज इको रिक्वेस्ट पैकेट जो होता है ना वो टारगेट डिवाइस को भेजता है। सेकंड देखो इसके अंदर क्या होता है, द टारगेट रेस्पॉन्ड विद इको रिप्लाई पैकेट्स। जो टारगेट होता है ना वो यहाँ पर इसका करता है, टारगेट डिवाइस इको रिप्लाई पैकेट के साथ अपना रेस्पॉन्स जो है वो रिप्लाई करता है। अब ये नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ देखो, पिंग google.com लिख के कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट होगा ना उसके साथ में आपको क्या दिखाई देना पड़ेगा, ध्यान रखना। मान लो कि मुझे यहाँ पर रीचेबिलिटी चेक करनी, मैं लिखूंगा पिंग और पिंग लिख के आगे मैं क्या करूंगा, उसका जो भी कमांड होगा ना वो टाइप करके एंटर करूंगा तो उसकी रीचेबिलिटी निकाल के RTT टाइम के साथ मुझे मतलब मुझे बता देगा, साथ में ये भी बताएगा कितने पैकेट गेन कितने पैकेट लॉस हो चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड जो कि TCP का फुल फॉर्म क्या है। और यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहूंगी, मैंने आपको नेटवर्क प्लेलिस्ट के अंदर पहले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है, TCP और IP के बारे में, जब इंटरनेट इन्वेंशंस को पढ़ा था। तो किसने बनाया था TCP और IP को, तो ये नीचे कमेंट आपको करना है। तो देखो TCP और IP जो कि सबसे पहले प्रोटोकॉल के रूप में था, यहां पर अपन TCP के पहले बात करते हैं। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP एक रिलायबल, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जो डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज में लेता है। देखो लिखा हुआ है TCP इज अ रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेस। जो भी अलग अलग डिवाइसेस होते हैं ना उनके बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं TCP का। और अनरिलायबल की बात करेंगे तो कौन सा होगा, वो परीक्षा में भी आया हुआ UDP, ध्यान रखना, ठीक है, यूज डेटाग्राम प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं। कैसे काम करता है ये देखो, स्टेब्लिश अ कनेक्शन वाई अ 3-वे हैंडशेक, यह ध्यान रखिएगा। TCP के अंदर जो भी डिवाइसेस होता है उनके बीच में कनेक्शन किसकी मदद से स्टेब्लिश होता है, तो 3-वे हैंडशेक टेक्निक है। अगला डेटा इज डिवाइडेड इनटू, डेटा इसके अंदर जो होता है पैकेट के अंदर कन्वर्ट होता है। और मैंने आपको बताया भी था, जैसे बड़ा डेटा है इसको अगर मुझे छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर बांटना है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये ईच जो आपका पीस होता है इस पीस को क्या कहते हैं, पैकेट कहते हैं। अगला आता है इंश्योर डेटा पैकेट आर रिसीव्ड रीअसेंबल्ड एंड एरर आर
एरर्स आर कनेक्टेड। अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी इंश्योर कर लिया जाता है कि जो डेटा पैकेट्स है वो यहाँ पर आगे मतलब रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसको रिसीव मतलब उसको रीअसेंबल भी किया जाता है। किसके आधार पर, तो ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये किया जाता है आपका नेटवर्क के सीक्वेंस नंबर, पैकेट के सीक्वेंस नंबर के आधार पर। भाई जो पैकेट भेज रहे हो, बड़ा पैकेट आपके पास, तो उस पैकेट को भेजने से पहले उसको क्या करेंगे, मतलब उस डेटा को भेजने से पहले छोटे छोटे जो है उसके पैकेट्स के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे। ईच पैकेट का एक सीरियल नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और उस पैकेट के सीरियल नंबर के बेस पर जो रिसीवर होता है ना, वो उसको क्या करता है, ट्रैक कर रहा होता है। तो इस तरीके से उसकी रीअसेंबलिंग हो जाती है। जैसे मान लो मुझे एक हेलो मैसेज भेजना है, और वो हेलो मैसेज मैंने यहाँ से भेज तो दिया, लेकिन वहां पर जाएगा तो वो क्या करेगा, अलग अलग पाथ से जाएगा, क्योंकि पैकेट स्विचिंग आपने पढ़ी थी मेरे साथ। तो पैकेट स्विचिंग में अलग अलग रूट से डेटा जा रहा होता है। अब वो डेटा वहां पर चला तो गया, लेकिन वो डेटा भाई देखो आगे पीछे पहुंच गया, तो डेटा रीअसेंबल होगा ना, वो सीक्वेंस नंबर के बेस पर होगा। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूडीपी, जिसको यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। देखो यूडीपी इज एन कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल दैट सेंड डेटा विदाउट स्टेब्लिश अ कनेक्शन। इसमें बिना कनेक्शन को स्टेब्लिश के डेटा को भेज दिया जाता है, ठीक है। यूडीपी होता है, इसीलिए मैंने कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की बात कही थी, ठीक है। ऐसा चलो, अब इसके अंदर ये काम कैसे करता है, तो डेटा बिना एक्नॉलेजमेंट वेट किए इसके भेजा जा सकता है। तो इसके अंदर क्या था, डेटा जाएगा, डेटा उसके पास पहुंचेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया कि सर मुझे जो है यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको मैसेज भेजता हूँ कि ठीक है आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो आप तो वेट करते रहेंगे। तो ये तो होता है टीसीपी के केस में, क्योंकि उसमें कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। यूडीपी में क्या होता है कि कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो बिना वेट किए अगला डेटा और भेज देगा। तो ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल के रूप में आता है। फास्ट होता है बट लेस रिलायबल होता है। देखो टीसीपी क्या होता है, मतलब यूडीपी के मुकाबले कम काम करेगा लेकिन वो रिलायबल है, जबकि यूडीपी क्या है, यूडीपी जो है ना वो रिलायबल कम है लेकिन फास्ट काम करता है। तो जब आपको कोई ऐसा केस हो जिसमें डेटा फास्ट जाना चाहिए, कोई रिलायबिलिटी ऐसी जरूरत नहीं है, तब तो आप यूडीपी यूज करें, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, टीसीपी का यूज कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं तो कई बार वीडियो लैग भी कर सकता है, तो चलता है हमारे लिए, ठीक है। इस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग होता है, तो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भी तो यही होता है कि भाई वो फिक्स नहीं है कि वो जाए या नहीं जाए, ऐसा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है लास्ट, ठीक है, जो कि आता है 3-वे हैंडशेकिंग। तो 3-वे हैंडशेकिंग का मतलब क्या होता है सर, तो 3-वे हैंडशेकिंग का मतलब होता है टीसीपी में एक रिलायबल कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए अपन एक कंसेप्ट होता है जिसको क्या कहते हैं अपन, 3-वे हैंडशेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको, 3-वे हैंडशेकिंग। भाई देखो एक सेंडर है और वो सेंडर जो है ना वो रिसीवर को कुछ भी डेटा भेजेगा, तो उससे पहले क्या होता है, एक कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, यानी द 3-वे हैंडशेक इज अ प्रोसेस। देखो ध्यान रखना, 3-वे हैंडशेक जो होता है ना वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि क्लाइंट और सर्वर होता है ना उनके बीच में एक रिलायबल कनेक्शन को स्टेब्लिश करता है। आपको पूछा जाए कि 3-वे हैंडशेकिंग किसको कहते हैं, तो 3-वे हैंडशेकिंग किसे कहा जाता है, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक रिलायबल कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए अपन एक जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, 3-वे हैंडशेकिंग कहते हैं। अब ये 3-वे हैंडशेकिंग अपन किसकी मदद से कर सकते हैं सर, तो ये टीसीपी आईपी के मदद से कर सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, ये देखो ये इस प्रकार से होती है 3-वे हैंडशेकिंग। आया समझ में आपको, ये हमारा टीसीपी का क्लाइंट है, ये टीसीपी का सर्वर है। अब ये यहाँ पर आपका क्या करेगा, साइन यहाँ पर ये सिंक करेगा, ये जाएगा, फिर वापस क्या होगा, इसका सिंक के ऊपर क्या होगा, इसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, देन ये इसके ऊपर क्या करेगा, ये डेटा को आगे भेजेगा। तो देखो इसके अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसके अंदर 3 प्रकार के साइन है। कौन से साइन, एक आता है साइन एसी के और एक आता है आपका एसी के। ये 3 कंसेप्ट पूरा होने के बाद में पता चलता है कि वो उसके साथ कनेक्शन हो चुका है। आगे समझ में आपको ऐसे। तो देखो साइन क्या करता है, साइन को कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है समझो, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है, सिंक्रोनाइज होता है उसका मतलब होता है कि क्लाइंट सर्वर को साइन पैकेट भेजता है कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए। भाई मैं आपको डेटा भेजूंगा, उससे पहले क्या होगा, मेरा डिवाइस जो होगा ना वो आपके डिवाइस को क्या करेगा, कनेक्शन को स्टेब्लिश करने को कहेगा। चलो हो गया। दूसरा साइन एसी के, जिसको सिंक्रोनाइज्ड एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, तो जो भी सर्वर होता है वो सिंक एसी के पैकेट भेजकर रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है, ध्यान रखना। और फिर नेक्स्ट आता है आपका जिसको बोलते हैं एसी के, जिसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो क्लाइंट जो होता है ना वो क्या करता है, एसी के पैकेट भेजकर कनेक्शन को कंफर्म कर लेता है कि बिल्कुल कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये ऐसे करके इसके अंदर चलता है। देखो पहले भेजेंगे अपन पैकेट्स भेजने के बाद में जो एसी के पैकेट होगा ना,
ठीक है, वो उस रिक्वेस्ट के रूप में मिल जाता है। सर्वर जो होता है वो वापस क्या करेगा, भाई मान लो मैंने आपको एक डेटा भेजा, तो पहले कनेक्शन बना, कनेक्शन भेजने के बाद क्या होगा, बनने के बाद आप मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट दोगे कि बिल्कुल कनेक्शन बन गया, अब मैं क्या करूंगा, आपको डेटा भेजूंगा। तो ये ऐसे करके हमारे इसमें साइन एसी के और एसी के, ये 3 प्रकार के सिग्नल काम करता है इसके अंदर। तो ये इसका होता है एग्जांपल, आप देख लेना, ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट वाला। और लास्ट हमारा टॉपिक बचता है जो कि इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल और पोर्ट्स नंबर का है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर इनका सबसे ज्यादा यूज होगा। देखो सबसे पहला पोर्ट आता है आपका A80, ठीक है, 80 बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपका ये पोर्ट नंबर होता है किसके लिए, HTTP के लिए। ये वेब ट्रैफिक को इनसिक्योर, ठीक है, जो वेब ट्रैफिक होता है ना उसके लिए यूज होता है, ध्यान रखना। ये इनसिक्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिक्योरली हम किसके लिए यूज करते हैं, HTTPS के लिए। और इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, 443, 443। अगला आता है 25, ये भी आपका ध्यान रखना, SMTP जो कि IE के एग्जाम में था, और ये अभी जस्ट आपके टेक्निकल असिस्टेंट वाले एग्जाम में भी था, ध्यान रखना। तो मेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो TCP का यूज करता है, ध्यान रखना। तो 25 होता है इसका पोर्ट नंबर। ये मेल्स को सेंडिंग करने के लिए, मतलब सेंडिंग ईमेल्स के लिए यूज होता है। 110 किसके लिए यूज होता है भाई, POP3 के लिए, ये ईमेल को रिसीव करने के लिए। तो ईमेल को सेंड करने के लिए किसका यूज होगा, बताओ। ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होगा 25, और ईमेल को रिसीव करने के लिए किसका यूज होगा, आपका 110, पोर्ट नंबर 110 यानी POP3। अगला आता है 22, जिसको सिक्योर सेल SSH के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, SSH के नाम से जानते हैं। ये सिक्योर सेल होता है रिमोट लॉगिन के लिए। फिर आता है 53, जिसको DNS के नाम से जानते हैं। ये डोमेन नेम रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है, किसके लिए, डोमेन नेम रिजोल्यूशन के लिए। अगला आता है RDP, जिसको रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर होता है 3389, ठीक है, 3389। RDP प्रोटोकॉल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स थे, वो भी देख लिए हमने, और TCP IP पिंग के बारे में देख लिया, UDP भी देख लिया है, और टोपोलॉजीज के सारे कंसेप्ट भी हमने फर्स्ट वे में क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी शुरुआत करने जा रहा हूं मैं लिनक्स को लेकर, तो उसको आप जरूर देखेगा। इंपॉर्टेंट जो भी अटैक्स वगैरह है वो सारे के सारे हम आने वाले वीडियोस के अंदर आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। और फुल पैकेज को एक्सेस करने के लिए, या आप चाहते हैं किसी एग्जाम की स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं, तो फुल मटेरियल के लिए आप हमारे वेबसाइट enviraeducation.com को जरूर विजिट करें। और ये वीडियो कैसा लगा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।